हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो सीबीटी मोड ऑनलाइन पेपर हुए थे। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं बल्कि सिखाऊंगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिससे पैडागोजी जो है आप लोगों को आसान लगने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और सब्सक्राइब चैनल अगर आप मेरे साथ सी टेट और यूपी टेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं। अदरवाइज मैं बार बार बोलती हूँ, कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका मेन मोटिव जो है, आपका एम है, वो एग्ज़ाम क्रैक करने से होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट पेन ले लेती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र मतलब कि जो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड है, उसे क्या दर्शाना चाहिए। ऑप्शन क्या है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करना। तुलना शब्द जो है बच्चे पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। कभी भी किसी भी विद्यार्थी का अपने क्लास में पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थी से भी तुलना नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी भी विद्यार्थी की तुलना दूसरे प्रदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंकों से भी नहीं करना चाहिए। ये तुलना जो है बच्चे पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, और किसी भी शिक्षा नीति का जो है ये उद्देश्य नहीं होता कि बच्चा जो है पीछे जाए, बच्चे पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो तुलना अगर किसी भी ऑप्शन में दिखे तो उस ऑप्शन को वैसे ही गलत कर देना, मतलब वो एलिमिनेट हो जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। देखिए, ये बहुत सही बात बोला जा रहा है। देखते हैं आगे के भी ऑप्शन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी विद्यार्थी हो, उसके जो है आप कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो डोमेन होता है, मतलब तीनों, बच्चे के दिमाग का, उसके जो है भाव, इमोशन उसका, और मनोगत्यात्मक आयाम, तीनों की जो है प्रगति होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर। क्या बोला जा रहा है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार उसकी सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन करना। देखिए, किसी भी बच्चे का जो प्रोग्रेस होता है, कोई बिंदु निर्धारित नहीं कर सकता है, चाहे कितने भी बिंदु बना दें। ठीक है, बच्चा जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अपना अपना प्रोग्रेस कर सकता है। तो 8 बिंदु जो है बनाया गया है, ये बच्चे पर लिमिट लगा दे रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे के संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार क्या कह रहा है, सही पहचान करके 8 बिंदु श्रेणी। अगर हम बोलें कि बच्चे जो है 90 मार्क्स लेकर आया, तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पूरे फील्ड में जो है अच्छा हो। तो कोई भी बिंदु बच्चे के प्रोग्रेस को नहीं बता सकता है। तो ये भी जो है आपका जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। विद्यार्थी के अवधारणों में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए। बच्चे की कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए, ये भी जो है गलत है। हमारा जो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की कमी को जो है फोकस किया जा रहा है। तो अगर ऑप्शन में जो है बच्चे की कमी की बात की जाए, तो वो जो है ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा, सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। कहने का अर्थ है कि जो पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों को दिखाया गया है कि केवल वो पालन पोषण व देखभाल करने वाली होती हैं, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है। स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का, मतलब कि स्त्रियां जन्म से ही इसी काम के लिए बनी है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाता है। जेंडर पक्षपात का, जेंडर समानता, समानता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें जो है केवल एक नारी को लेकर जो है ये बात कही गई है। तो समानता तो होगा ही नहीं, समता भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो है आपका ये तीनों ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, जेंडर पक्षपात, क्योंकि यहाँ पे केवल एक नारी को लेकर फोकस किया गया कि उसी का काम क्या है, पालन पोषण व देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन कहने का अर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन जो है किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है। उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण के द्वारा। प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल, बच्चे के याद करने की क्षमता के टेस्ट के द्वारा, मतलब बच्चे ने कितना याद कर लिया, इसकी योग्यता पर जो है हम पहचान कर सकते हैं कि वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। नहीं, अगर किसी भी ऑप्शन में प्रत्यास्मरण या याद करने जैसा शब्द दिखे, रिकॉल जैसे शब्द दिखे, तो वो जो है उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा, वो ऑप्शन हमारा गलत होता है। उसके विवेचनात्मक कौशल के विश्लेषण के द्वारा,
बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, मतलब कि बच्चा जो है अपने विवेक से, अपने दिमाग से कुछ सोच रहा है, उसका विवेचनात्मक कौशल के विश्लेषण के द्वारा अपने दिमाग से कुछ सोच रहा है, तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन नेक्स्ट अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसकी नकल करने की गति को मापन, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। उसकी वर्तनी की परिशुद्धता, वर्तनी उसकी सही है उसकी गणना के आधार पर, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, उसकी विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण के द्वारा। क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन करना है तो बच्चा अपने विवेक से कितना सोच पा रहा है, वो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 14 में क्या बोल रहा है, ले वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता। ले वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपन का संबंध, ले वाइगोस्की ने तो इसकी बात ही नहीं की है, ये ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकता, तो इसका हमारा इसमें से कौन सा सही होगा। पाठ, भाषा, सामाजिक, देखिए नहीं कर सकता, इसमें इसमें नहीं पर फोकस कीजिएगा। तो इसमें जो है अनुक्रिया उद्दीपन का संबंध, पाठ, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, तो लेव वाइगोस्की जो है वो हमेशा सामाजिक अंतःक्रिया की, बच्चा जो सीखता है समाज में रह कर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, तो ये हमारा ऑप्शन तो सही होगा। थर्ड भी सही है, भाषा की बात करते हैं वो। स्कैप फोल्डिंग की बात करते हैं कि बच्चे को किसी अगर थोड़ी सी मदद, अगर कोई बड़ा हो वो मदद कर देता है तो उसके द्वारा जो है बच्चे को एक मदद मिल जाती है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो जो है अनुक्रिया उद्दीपन का संबंध, इसकी बात नहीं करते, तो हमारा जो है ऑप्शन जो सही होगा इसके अंदर पहला सही होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने बोला है अधिगम को प्रभावित नहीं करता, नहीं पर फोकस किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों में, जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर जो है एक मनोवैज्ञानिक है जिन्हें बुद्धि का एक सिद्धांत इन्होंने भी दिया है, और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार क्या कहा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या कहा है, ये जितने भी ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो ऑप्शन देखते हैं, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बताया जा सकता है। मानकीकृत मतलब कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उसके द्वारा जो है बुद्धि को जो है बताया जा सकता है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। नहीं, ये गलत है। कोई भी ऐसा स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है जो कि बुद्धि को जो है माप सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। बिल्कुल सही बात, हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति है उसके बुद्धिमत्ता में कई प्रकार की बुद्धियां जो है आती हैं, कई स्वतंत्र प्रकार की बुद्धियां होती है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होता है। बुद्धि जो है अनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। बिल्कुल सही बात। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि जो बुद्धि है उस पर जो है हमारे जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों का जो है दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, मतलब कि दोनों की परस्पर क्रिया का ये परिणाम है। कहने का अर्थ है कि जो जेनेटिक है और इन्वायरमेंट, ये दोनों ही मिलकर बुद्धि को जो है बढ़ाती है, इन दोनों का ही योगदान होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट देकर व्यक्ति की जो बुद्धि है, बच्चा जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर उसे हम दें तो उसकी बुद्धि को जो है बढ़ाया जा सकता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जो है ये तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। वो ये नहीं कहते कि कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि बुद्धि को सटीक रूप से माप सकता है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन पहला जो है गलत होगा, और इसमें यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले जो विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। कहने का मतलब है जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, उनके उस समुदाय के अगर बच्चे जो है पहली बार स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो एक शिक्षिका जो है उसकी मदद कैसे कर सकती है, एक टीचर। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन देकर। देखिए, निजी ट्यूशन देना ये सही नहीं होता कि वो स्कूल में पढ़ाने के बाद जो उस बच्चे को अलग से पढ़ाए। तो कहीं पर भी निजी ट्यूशन किसी भी ऑप्शन में देखें तो वो ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इतना बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाए कि वो उसके लिए इनफ हो, उसको अलग से जो है निजी ट्यूशन देने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी जो है हमारी शिक्षा नीति कहती है। उसको जो है अलग से ट्यूशन देने की आवश्यकता नहीं हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा, ये एलिमिनेट कर देंगे। उपयुक्त पाठ देकर मतलब स्केप फोल्डिंग की बात करता है। कहने का अर्थ है कि बच्चे को जो है एक उचित सहायता देकर उसकी मदद करके जो है क्लास में, कक्षा में जो भी कुछ करवाया जा रहा है उसकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है, ये एक सही बात है। तो एक अध्यापक जो है ऐसा कर सकता है। उन्हें बहुत से जटिल कार्य, प्रति गृह कार्य देकर, गृह कार्य कहीं पर भी आए ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होता है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट,
उसमें असफलता का भय पैदा करके कभी भी किसी भी बच्चे में जो है उसमें ये नहीं उसे बताएं कि वो असफल हो जाएगा, ऐसा भय पैदा कर दें, क्योंकि ये उस पर जो है नेगेटिव प्रभाव डालेगा, उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक मिनट। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन क्या है, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों का वियोजन नहीं, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, ये भी नहीं, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में प्रवेश पाने का हक है। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ये बताता है कि किसी भी प्रकार का विद्यार्थी है उसे एक सामान्य स्कूली शिक्षा जो है उसे मिलना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ऐसा कहता है, मतलब विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में प्रवेश पाने का हक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट होगा। इस पर पूरी वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो CDP शॉर्ट टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देखेंगे ये अच्छे से टॉपिक वहाँ पे क्लियर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेश शिक्षा समावेश शिक्षा जो है समावेश शिक्षा क्या मांग करती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन, मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या डिमांड करती है, उसका क्या महत्व है? तो जो व्यक्तिगत मतलब हर एक व्यक्ति जो है अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं सभी व्यक्ति में। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसको पहचान करते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है उसे करिकुलम को तैयार किया जाए और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण नहीं, कभी भी किसी भी विद्यार्थी, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको अलग अलग करना जो है ये उसके नकारात्मक उस पर प्रभाव डालेगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता है। कभी भी विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक करने की बात आए तो वो ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, ये पहले ही एलिमिनेट कर देना। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, एक स्टैंडर्ड, मतलब सभी जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो सभी बच्चों के लिए एक तरह का स्टैंडर्ड हम करिकुलम कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग होगा। विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन, कहने का अर्थ है जो विशिष्ट बालक हैं वो विशिष्ट किसी तौर पे भी हो सकते हैं, वो मतलब बधिर भी हो सकते हैं या तो हो सकता है वो प्रतिभाशाली हो, लेकिन क्या ऐसा है कि विशिष्ट जरूरत वाले जो विद्यार्थी हैं उनको केवल एक आप जो है व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन करें, ये भी उनको अलग कर देगा, बाकी बच्चों से अलग करेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होता है, क्योंकि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सभी बच्चों के लिए क्या कहती है, सब बच्चे जो है बराबर हैं, सबको जो है एक जैसी ही शिक्षा देना चाहिए, एनसीएफ भी ऐसा कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए करिकुलम तैयार करना, पाठ्यचर्या तैयार करना और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना, मतलब कि जब ज़रूरत पड़े उसे जो है उसमें चेंजेस किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 1 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? पठन वैकल्य का मतलब है कि जिनको पठन विकार है, मतलब जो उनको पढ़ने में जो है असुविधा हो रही है। तो क्या है पहला ऑप्शन, शब्दों की पहचान, विसंकेतन, वर्तनी में संघर्ष। ठीक है। दूसरा, ध्यान न केंद्रित कर पाना, अति क्रियाशीलता और आवेगशीलता। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पठन से संबंधित पूछा है। मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, ये भी नहीं होगा। मांसपेशियों के संचालन, गति, ये मतलब कि गति की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, पठन विकार। ये भी जो CDP का शॉर्ट टॉपिक है वो जरूर वो प्लेलिस्ट जाके आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों की क्लियर होंगी। बाकी आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन यहाँ पे जो है जिनको पठन विकार होता है उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर मैंने वॉज लिखा है तो बच्चा जो है इसको क्या पढ़ेगा, SAW पढ़ेगा, मतलब उल्टा उसको समझ में आता है, तो शब्दों की पहचान नहीं कर पाता है। विसंकेतन वाली प्रॉब्लम होती है, वर्तनी में उसे जो है बोलने में भी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता। तो पठन विकार में हमारा पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण जो हैं एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं करता है? निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार,
दूसरा क्या है, समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल की परिपक्वता कौन से पहचान नहीं करता है। ठीक है, 3 जो है पहचान करेंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि गलत होगा। स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, बौद्धिक जिज्ञासा। तो देखिए, जिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनमें जो है स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान तो उनमें करने की क्षमता पाई जाती है। समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता, निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण का व्यवहार, ये भी सही है। बौद्धिक जिज्ञासा, ये भी सही है। यहाँ पे जो है बाकी समकक्षों की तुलना में उनका सामाजिक कौशल जो है, जो सोशल स्किल है, वो बहुत परिपक्व होता है, ऐसा नहीं कह सकते। जो कि वो किसी प्रतिभाशाली जो होता है, किसी एक चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हो सकता है कि वो उसकी जो वो सोच भी होती है किसी एक चीज़ को लेकर होती है। इसीलिए बोलते हैं वो क्लोज़ एंडेड, मतलब थोड़ा-सा चीज़ों को एक तरफ़ा सोचता है। लेकिन उसमें स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान करने की क्षमता पाई जाती है। बौद्धिक जिज्ञासा, चीज़ों को जानने के लिए जो है उसमें जिज्ञासा होती है। लेकिन ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता कि समकक्षों की तुलना में जो उसका सोशल स्किल है, सामाजिक कौशल है, वो बहुत ही अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा कौन सा सेकंड जो है करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पहचान जो नहीं करता है वो बताना है। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसमें जो मैंने टिप्स बताए वो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर वो याद रहेगा तो आगे क्वेश्चन जो है पेडागोजी को सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेली जो है प्रैक्टिस होगी।